नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ये डेडिकेटेड। उसमें हम फ्री में क्विजेस करवाते हैं, पिक्स शेयर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 50 क्वेश्चंस की जो क्विज़ है वो डेली रात को 8 बजे होती है। और इसमें 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग है ना, इन सब के क्वेश्चंस मिला के 50 क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे। और उसी क्रम में हम ये अपनी वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें वो जो क्वेश्चन सारे वहाँ क्विज में कराए जाते हैं, हम आपको यहाँ वीडियो फॉर्म में भी उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। और इस वीडियो को आप देखें, इसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है। और आपका जो भी स्कोर है हमें कमेंट करके बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और चूंकि आपका एग्ज़ाम जो है इस बार वो ऑनलाइन ही होना है, तो सेम जैसा क्विज में फॉर्मेट है वैसा ही इंटरफेस आपको एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्विज को आप बिल्कुल मिस ना किया करें, डेली रात को 8 बजे अटेम्प्ट करें और आपका जो भी स्कोर है हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब डे 1 की सीरीज जो है हम शुरू करते हैं। डे 1 के जो क्वेश्चन हैं, और इस अगर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता भी सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट, जो MCQ है सितंबर 1 के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन से शुरू किया जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड अदर पार्ट्स आर करेक्ट। और अगर कोई एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी चूज कर लीजिए। तो सेंटेंस हमारा जो है कि द टू मेन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, और यहाँ पे नो एरर है, मतलब ऑप्शन डी। तो एक्स में जो एरर है वो पार्ट बी में है, ये वन अनदर नहीं होता है, ईच अदर होता है ना। जो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा वो होगा द टू मेन वर क्वेरलिंग विद ईच अदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे जैसे पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि द हायर यू क्लिम्ब द मोर डिफिकल्ट इट, एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है और टू ब्रीथ है ना। तो इसमें क्या फिल होगा, तो इसमें जो फिल होगा ऑप्शन बी जो है बिकम्स, है ना। द हायर यू क्लिम्ब द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड जो है ये ऑपुलेंट है, तो ऑपुलेंट का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन सी जो है रिच, है ना। ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फेक नहीं होगा, ग्लूमी नहीं होगा और सेल्फिश नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, मतलब ऑपोजिट ऑफ इरिक, है ना। तो अट्रैक्ट है, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। अट्रैक्ट, डिस्करेज, इरिटेट या प्लीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो है इसका ऑपोजिट है। प्लीज इज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड इर्क, है ना। तो इर्क का मतलब होता है सताना, है ना, और प्लीज का मतलब हो जाएगा किसी को संतुष्ट करना, है ना, उसको अच्छा फील कराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक ईडियम है और उसका जो करेक्ट मीनिंग है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ईडियम है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो जो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ये है अवॉइड स्टारवेशन, क्रैक द डील, एंट्री प्रोहिबिटेड या फिर हैव अ प्लीजेंट टूर, है ना। तो जो करेक्ट आंसर है इसका अवॉइड स्टारवेशन, है ना, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो इससे भी एक आप अंदाजा लगा सकते थे कि जो चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा अवॉइड स्टारवेशन, मतलब कि जैसे इसके लिए यूज करेंगे कि भूख को अवॉइड करना, है ना, तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको एक कोटेड पार्ट है और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा एक ऑल्टरनेटिव है जो उसको इम्प्रूव कर सकता है इस सेंटेंस को, है ना। तो शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड। तो इसमें क्या होगा, नीदर आई लाइक इट, नॉर डिड आई, नॉर आई लाइक इट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो अब जो इसका करेक्ट फॉर्मेशन होता है तो इसमें होगा शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर डिड आई, है ना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं कि आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस और सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, टू दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना।
तो इम्प्रेग्नेबल है, इमोलेशन है, इनकॉरिजिबल है, इनएलिजिबल है। तो जो सही आंसर है इनकॉरिजिबल, मतलब जो एक बार लिख गया वो मिटा नहीं सकते, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं कि एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। तो कंसीव है, लीजर है, नीज है, रेन है ना। तो क्या है इसमें जो इनकरेक्ट है, वो ऑप्शन सी नीज जो है ये इनकरेक्ट है, NIEC, है ना। दिस इज द सी इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगले में कह रहे हैं कि चूज करेक्ट सीक्वेंस। अब एक ये 4 सेंटेंसेस हैं, इसको जंबल किया हुआ है, तो आपको इसको अरेंज करना है। तो क्या है कि इट हैड बीन 18 years सिंस वी हैड सीन ईच अदर। फिर क्यू है कि वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रीरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। फिर आर है दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक यूशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पाल। फिर एस है एट नाइटफॉल आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर, है ना। तो इसमें क्या होगा सीक्वेंस, अब देखिए यहाँ पे PQRS होगा, PSQR होगा, QSRP होगा और QRSP होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे सही से कि तो ऑप्शन जो बी है, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी जो है QSRP। तो देखिए क्यू में क्या दिया हुआ है कि वन डार्क डल डे इन ऑटम, है ना, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक। फिर देखेंगे क्या है कि ये देखिए सी वाला एक्चुअली ऑप्शन नीचे आ रहा है। फिर एस है, एस में क्या है कि एट नाइट आई केम इन साइट ऑफ हाउस ऑफ अशर। फिर है सॉरी आर, फिर आर में क्या है कि दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक उशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पाल। और फिर लास्ट में क्या है पी, तो पी में क्या दिया हुआ है, इट हैड बीन 18 years सिंस वी हैड सीन ईच अदर। तो इस हिसाब से जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस मान लीजिए दिया है, तो उसको आपको अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करना है ना। तो सेंटेंस है कि प्लीज डोंट क्राई ही सेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगले में कह रहे हैं कि एक ब्लैंक स्पेस है, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है ना। तो अग्री ब्लैंक स्पेस समथिंग, तो अग्री टू होता है ना। ऑप्शन जो ए है दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अग्री टू समथिंग मतलब किसी चीज के लिए सहमति देना, है ना, राजी होना। चलिए अगला देखते हैं। अगले में कह रहे हैं कि एक वर्ड दिया हुआ है और इसका मीनिंग पूछ रहे हैं आपसे, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो एपोसाइट है ना, इसका क्या मतलब होता है एपोसाइट का मतलब, तो कॉन्ट्ररी, प्रॉपर, टू इम्प्रूव, हैविंग नो मॉरल सेंस। तो एपोसाइट का मतलब होता है प्रॉपर, है ना, पूर्ण रूप से। तो ये देख लिया आपने इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एटसेट्रा, है ना। तो जो किताब के लास्ट में मान लीजिए कोई चीज़ ऐड की जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है एडेंडम, है ना, ऑप्शन बी। जैसे हिंदी में इसको परिशिष्ट बोलते हैं, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक इडियम है बैकस्टेयर गॉसिप, बैकस्टेयर्स गॉसिप, इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है अनफेयर टॉक्स। मतलब कि बैकस्टेयर गॉसिप्स ऐसे समझिए कि जो जैसे मान लीजिए कोई घर है उसमें नौकर चाकर होते हैं, तो बैकस्टेयर मतलब सीढ़ियों के पास जाके वो ऐसे गलत बातें करते हैं ना, अनफेयर टॉक्स, तो उसी को बोलते हैं बैकस्टेयर गॉसिप्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें अन्वेषण है, इसको कैसे लिखते हैं, तो अन्वेषण जो शुद्ध वर्तनी लिखा जाता है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, अन्वेषण। बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम चुनना है। तो इसमें दयानंद में जो संधि होती है वो दीर्घ संधि होती है आपकी, है ना। तो दीर्घ संधि का नियम है कि जैसे मान लीजिए कोई ह्रस्व वर्ड है, जैसे अ है ना, और मान लीजिए सेकंड पार्ट में भी उसके अ या आ है ना, जैसे अ ही है मान लीजिए दोनों में, तो ये मिल के अ का आ हो जाते हैं। तो दयानंद में भी सेम उसी तरीके से हो रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं कि व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो एक होती है व्यवस्था, दूसरी होती है अव्यवस्था। तो ऑप्शन सी जो है वो ये वाला उपसर्ग लगा दीजिए, अव्यवस्था हो जाएगा। तो मतलब ये उसके विपरीत अर्थ दे देगा कि कोई चीज़ व्यवस्था में है और फिर दूसरा कोई चीज़ अव्यवस्थित है, अव्यवस्था है। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसका अर्थ मतलब ये ईडियम, मतलब जैसे वही ना इंग्लिश में होता है तो हिंदी में यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ जो होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। मतलब लकड़ी की हांडी कोई होगी, काठ मतलब लकड़ी, तो अब एक बार आग पर चढ़ा दोगे तो जल जाएगा ना। तो सेम वही छल कपट का व्यवहार एक बार किसी के साथ कर दोगे, बार बार तो नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन में एक अलंकार पूछा जा रहा है आपसे कि अति मलिन वृषभ कुमारी वृषभानु कुमारी अधोमुख रहति
उरध नहीं चितवन, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलानो, जो नलिन हिमकर की मारी। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए उपमा दी जा रही है ना, उपमा अलंकार है इसमें, है ना। जैसे ज्यों, क्यों, है ना, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये उपमा अलंकार में यूज होते हैं, तो ये उपमा अलंकार था इस वाले सेंटेंस में। चलिए अगला देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया है पीएम वानी स्कीम टू एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री। तो पीएम वानी का आपसे मतलब पूछ रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो सी है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, है ना, ये है इसका पीएम वानी का फुल फॉर्म। और ये आपका अभी लॉन्च की गई है इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट अप करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू, तो 1 बाइट किसके इक्वल होता है? इसमें 1 बाइट होता है 8 बिट्स, है ना। यहाँ पे 6 4 2 दिया, ये सब नहीं होते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसमें ये करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आपसे कि कौन सा एक खोज इंजन नहीं है, मतलब सर्च इंजन कंप्यूटर का नहीं है। तो लाइकोस, बाइडू, डक डक गो, अल्टा विस्टा। तो इसमें क्या है? ये चार के चारों ही जो है वो सर्च इंजन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर में आउट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स GUI स्टैंड्स फॉर, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये वाला। अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कॉटलिन भी है, पर्ल भी है, डार्ट भी है, स्विफ्टली कोई लैंग्वेज नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर 26 में क्या है कि एक एंड्रॉयड डिवाइस कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, मतलब एक एंड्रॉयड मोबाइल मान लीजिए कोई है, वो बूट नहीं कर सकता। तो बूट वही होता है जब मोबाइल ऑन होता है ना, उसको बूटिंग प्रोसेस वही बोलते हैं। तो उसमें क्या नहीं होगा? तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे बूट होगा वो, है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंप्यूटर डिवाइस और मोबाइल टू बूट अप इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27 में पूछ रहे हैं आपसे कि ज्योतिबा फुले जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ही वॉज बोर्न इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 1826। हिज फैमिली बिलोंग टू माली कास्ट ऑफ गार्डनर्स एंड वेजिटेबल फार्मर्स। फिर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म दलित्स टू अप्लाई टू ऑल पीपल कंसिडर्ड लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स। तो जैसे ये देखिए सी ऑप्शन, चूंकि टेलीग्राम में कुछ वर्ड लिमिट्स होती हैं तो ये नीचे के एक ऑप्शन में दे दिया हुआ है, तो ये इसी सी का ही पार्ट है। फिर डी ऑप्शन में है कि इन 1873, ये देखिए डी ऑप्शन, इन 1873 ही फॉर्म द सत्य शोधक समाज सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ इन पुणे। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो आपका ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट क्यों है? तो इनकरेक्ट इसलिए है कि 1826 में नहीं 1827 में बॉर्न हुए थे, है ना, इसलिए ऑप्शन एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। और इसी का जो हिंदी वर्जन है वो नीचे देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें भी 1826 नहीं 1827 हो जाएगा, ठीक। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अगला देखते हैं कि तहजीब उल अखलाक किसके द्वारा स्थापित एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है मतलब। तो कह रहे हैं कि कराची सेशन ऑफ 1931 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज पास्ड इन दिस सेशन। तो इसमें कौन सा गलत है या सही है, मतलब ये सही चूज करना है। तो सही जो है ऑप्शन बी है और ए गलत है, चूंकि इसके मतलब 1931 वाला जो सेशन था इसके जो प्रेसिडेंट थे, मतलब जो इसको हेड किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो उसमें जो सही है वो ऑप्शन सिर्फ बी सही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी सही है। और फिर अगला है राजघाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है राजघाट जल विद्युत परियोजना ये आपका बेतवा नदी पे स्टैब्लिश है ना, सिचुएटेड है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विल हैव इंडियाज फर्स्ट एवर 5 animal overpasses to provide safe passage for wildlife across the expressway. This expressway will pass through which states? मतलब ऐसे समझिए कि एक हाईवे है तो इस पे ऐसे 1 2 3 ऐसे 5 ओवर पासेस बनेंगे, है ना, जो एनिमल्स हाईवे के आसपास होते हैं वो सेफ पैसेज के थ्रू इसके पास कर सके हाईवे को, ताकि उनका एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो ये जो पास होगा ये हाईवे दिल्ली से आपका
मुंबई तक, है ना। तो पहले ये दिल्ली से चलेगा, हरियाणा में आएगा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। फिर यही चीज़ वहाँ यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, है ना। जैसे एक एयर बैलून होता है, हॉट बैलून, नीचे आग होती है, उस पर बैठते हैं लोग, फिर हवा में उड़ता है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, किस टाइगर रिजर्व में? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, या फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो जो शुरू किया गया है ये आपका बांधवगढ़ जो है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। दिस इज इन मध्य प्रदेश। और बाकी के जो 3 ये टाइगर रिजर्व हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए इनकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगला देखते हैं, पंख अभियान इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ये पंख अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब पंख अभियान क्या है? तो पंख अभियान है ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो था उस पर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया, और गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अगला देखते हैं। अगले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो 4 यहाँ पे माउंटेन पीक्स दे रखी हैं, उसकी हाइट दे रखी है ना। तो इसमें कौन सा गलत है, आपको ये देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर तो K2 का है 8611 मीटर्स, लहोत्से का है 8516 मीटर्स, है ना। मकालू 8385 मीटर्स, और मानसलू जो भी है ये लिखा हुआ 8163 किलोमीटर्स। तो जो इसका मकालू की हाइट है 8385 है ना। ये नहीं है, मतलब ये गलत दिया हुआ है, बाकी के 3 सही हैं। तो मकालू की जो हाइट है, इसकी हाइट है 8481 मीटर्स अराउंड, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 8385, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, है ना। 40, 46, 43B या फिर 39A। तो जो आपका 39A आर्टिकल है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स, दिस वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट। आप हमें अमेंडमेंट का नंबर बताइए और किस ईयर में वो अमेंडमेंट हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि द फर्स्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स वर नोटिफाइड इन, एक ब्लैंक स्पेस मतलब ईयर पूछ रहे हैं आपसे, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भारत मानदंड भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में अधिसूचित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1994 में जो फर्स्ट टाइम था EIA, दीज वर notified. Later on in 2006 these were again notified, और अभी recently 2020 में भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ें, है ना। दिस इज बिकॉज दिस वाज इन न्यूज़। चलिए अगला देखते हैं कि हेलिना क्या है। तो हेलिना क्या है, ये जो मिसाइल है ना, नाग मिसाइल, तो उसी का हेलीकॉप्टर वर्जन है। तो इसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। जब हेलीकॉप्टर में इसको अटैच कर देते हैं तो जो वो वाला वर्जन है उसको हेलिना बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज रिटन बाई। तो इसके जो राइटर हैं VD सावरकर साहब जी हैं, जो इन्होंने इस बुक को लिखा था। चलिए अगला देखते हैं। हु कॉल्ड द रॉलेट एक्ट द ब्लैक एक्ट? तो रॉलेट एक्ट जो है इसको ब्लैक एक्ट किसने कहा? लाला लाजपत राय, MK गांधी, सरदार पटेल या भगत सिंह? तो दिस वॉज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट बाई मिस्टर महात्मा गांधी, है ना। जो आपको पता ही होगा कि इसी के बाद फिर वो जलियांवाला बाग कांड वगैरह प्रोटेस्ट के कारण हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि त्रिशूर पूरम किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है? तो तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा या फिर केरला? तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इन केरला। त्रिशूर पूरम जो है कि हिंदू फेस्टिवल है विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन केरला। चलिए अगला देखते हैं कि चवारका वॉज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ विच फिलोसफी? चावार्क जो है वो किस दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो मटीरियलिस्टिक थे वो, नेचुरल के फेवर में थे, आर्टिफिशियल के, या फिर इन सभी के थे? तो करेक्ट आंसर जो है वो मटीरियलिस्टिक जो फिलॉसफी थी उसके वो प्रतिपादक थे, है ना, एक्सपाउंडर थे। चलिए अगला देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को सख्ती से किन पर लगाया? तो नॉन मुस्लिम्स पे, मुस्लिम्स पे, या फिर हिंदू मुस्लिम्स दोनों पे, या फिर ही नेवर इम्पोज जजिया? तो जजिया वॉज अ टैक्स, है ना, विच वॉज इम्पोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक ऑन नॉन मुस्लिम्स, है ना। तो जो नॉन मुस्लिम्स थे उस टाइम के, उन पे ये टैक्स लगाया गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 को जारी किया है? तो दिस इज संयुक्त नेशनल यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। इसको जो रिलीज करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। ये रिलीज करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो दिस इज बीइंग रिलीज्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2002।
और इसमें जो अभी रिसेंट इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की रैंक जो है 142nd है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, है ना। तो इसको आप देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई, मतलब किस वर्ष की गई थी। तो जो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस था इंडिया का इट वाज कंडक्टेड इन 1977। अगला देखते हैं। चलिए 45th में कह रहे हैं कि प्रोफेसर बी एन गोल्डार कमेटी वॉज सेटअप फॉर, प्रोफेसर बी एन गोल्डार समिति का गठन किसके लिए किया गया था। तो लघु वित्त बैंकों का मूल्यांकन के लिए, एक उत्पाद मूल्य सूचकांक पीपीआई तैयार करने के लिए, डिजिटल उधार का विनियमन, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उनका रिव्यू करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का बी एन गोल्डार कमेटी वॉज सेटअप फॉर टू डिवाइज अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई एक डिवाइस करने के लिए दिस कमेटी को बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो पहला है कलेक्टिंग फी टोल्स ऑन नेशनल हाईवेज, ठीक है। दूसरा है एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल हाईवेज एनएच, ठीक है ये भी। फिर तीसरा स्टेटमेंट ये है कि डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑन अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ध्यान रखिएगा ये नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी एनएचएआई कैन प्रोवाइड एंड कंसल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज और हाईवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो डी है 1 2 3, है ना, तीनों ही सही हो जाएंगे। और यहाँ पे उसका ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए 47th में कह रहे हैं कि वेस्टर्लीज आर ब्लैंक स्पेस विंड्स। तो वेस्टर्लीज जो हैं दीज आर नॉट सीजनल विंड्स, दीज आर परमानेंट विंड्स, है ना, लोकल भी नहीं है और सी ब्रीज भी नहीं है, तो दीज आर परमानेंट विंड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 6th शेड्यूल कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथे का नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो ये है आपका मिजोरम। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तो जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इन 4 स्टेट्स के बारे में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसको AMMT ऐसे करके आप एक शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए 49th में देखते हैं कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो भारत में मतलब कि ये जो 1919, 1921, 1909, 1911, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो तभी ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो आज की डेट में आप लोकसभा में देखते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस इन ईयर्स में कब लाए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1921 में इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करा गया था इंडिया में। जो सेंट्रल असेंबली थी वहाँ पे इस पोस्ट को दोनों को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें फाहियान अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ, एक ब्लैंक स्पेस, मतलब किसके शासनकाल में जो फाहियान था, चीनी बौद्ध भिक्षु था, वो इंडिया किसके शासनकाल में आया। हर्षवर्धन, रुद्रमा देवी, देवराय फर्स्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो है वो सही है। जो फाहियान था वो इंडिया आया था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सेकंड, है ना, उनके शासनकाल में ये भारत आया था। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक। तो यहाँ तक हमने अपने पूरे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आने वाले जो सारी क्विजेज हैं उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आप इस पूरे क्विज को सॉल्व करें खुद से और यहाँ पर भी देखें और आपका जो भी स्कोर होता है वो हमें कमेंट करके बताएं। आपके जो भी फीडबैक हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और पूरी वीडियो सीरीज आगे आती रहेगी और फिर मिलते हैं इसी तरीके के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जय हिंद।